बॉम्बे बॉम्बे, यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो आई बिलीव एंड आई एम अ इंडिया बुल, 19 नॉट अ स्टॉक मार्केट बुल, इंडिया बुल। 1985 से मेरे को फेथ है दिस कंट्री विल डेवलप। मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 हजार तक जाएगा। 3000 से जीरो नहीं होने वाला है। अभी टाइम है बुल बनने का। पैर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। अगर मेरा दाव सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। That I am what I am because I am smart, I am successful. Never forget there is an upper hand, and that hand can go anytime. So I would say my biggest prayer is God's grace and His blessing. शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। क्या बोलते हैं, तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुंह काला। तो तेजी में सब आ जाते, मंदी में सब भाग जाते। जब लेने को बोलो, चिल्लाता था जून 2020 में, इट्स अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। किसने लिया क्या? 5 साल बाद मैं चिल्लाऊंगा बेचो। बोले क्यों बेचे, अभी तो बढ़ने वाला है। सो सी यू कैन नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टॉक मार्केट इज फायर, इट्स आग। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आदमी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने अपने काबिलियत के दम पे इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नया रुख दिया था। उसे बिग बुल ऑफ इंडिया और वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वो आदमी और कोई नहीं, राकेश झुनझुनवाला जी है। मिस्टर झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, और उनके पिताजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। बचपन से ही मिस्टर झुनझुनवाला को स्टॉक मार्केट में बहुत रुचि थी, और जब भी उनके फादर किसी क्लाइंट से शेयर मार्केट के बारे में बात करते थे तो वो बहुत रुचि देकर उससे सुनते थे, और बाद में अपने डैड से शेयर मार्केट के बारे में पूछते थे कि शेयर मार्केट कैसे रन होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है, और उनके डैड भी उन्हें बहुत डिटेल में समझाया करते थे। ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मिस्टर झुनझुनवाला ने अपना ग्रेजुएशन मुंबई के सिंडन कॉलेज में कंप्लीट किया था, और 1985 में झुनझुनवाला ने अपना सीए कंप्लीट करने के बाद अपने पिताजी से स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। और उस वक्त झुनझुनवाला के पिताजी ने उसे लाइफ के 3 लेसन दिए थे, और उन्हें ये लाइफ भर काम में आए, और वो ये थे कि अपने लाइफ में जो हमें अच्छा लगे वो करना चाहिए। और झुनझुनवाला के पिताजी ने उनसे कहा था कि वे कभी भी पैसे के लिए अपने डैड के पास या डैड के दोस्त के पास कभी ना जाए, और मार्केट में बी फेयरलेस रहे और उसे एंजॉय करे। कितना चिल्लाते हैं लोग यहाँ पर, हम धंधा कैसे करेंगे? जिग्नेश भाई, चिल्लाओगे नहीं, पीछे छूट जाओगे, और जब हम चिल्लाएंगे सबकी बोलती बंद हो जाएगी। उस वक्त मिस्टर झुनझुनवाला के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए केवल 5000 का ही कैपिटल था। तब उनके भाई सीए बन गए थे, और उनकी एक लेडी क्लाइंट थी जिनके पास बहुत अच्छा खासा कैपिटल था, और उनको अच्छे रिटर्न्स चाहिए थे। उस वक्त बैंक 10% पर एनम रिटर्न्स दे रहा था। तब झुनझुनवाला ने उस लेडी क्लाइंट से कहा कि वे 18% इनकम उनको बना के देंगे, और उस वक्त झुनझुनवाला को 2.5 लाख रुपए उस लेडी से मिले, और उनको और एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए कैपिटल इनकम मिला। ऐसे करके मिस्टर झुनझुनवाला ने अपने लिए एक इनिशियल कैपिटल जमा कर लिया, और उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, और पहले साल में उन्होंने 8 से 10 लाख का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद 2 से 3 साल उनके लिए बहुत टफ रहे। अगर पैसा बन सकता था तो मैंने बनाया, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने 30 लाख शेयर होल्डर के लिए भी। फिर 1988 में मिस्टर झुनझुनवाला ने सीसागोवा कंपनी के 2.5 लाख शेयर 28 रुपीज़ में खरीदे, और 2.5 लाख शेयर उन्होंने 35 रुपये में खरीदे थे, और 6 महीने बाद इस सीसागोवा कंपनी का शेयर 65 रुपीज़ तक टच किया था। और दोस्तों, 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मधु धनवती ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तब लोकल इन्वेस्टर को और शेयर मार्केट के बड़े मार्केट प्लेयर्स को ऐसा लगता था कि मधु धनवती ये जो बजट पेश करेंगे ये बिजनेस में ज़्यादा फोकस नहीं होगा, बल्कि सोशल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा, और इसलिए मार्केट में बहुत फेयर था और बहुत लोग सेल में खड़े थे। पर मिस्टर झुनझुनवाला को लग रहा था कि वीपी सिंह ये एक ठाकुर है और उनको बिजनेस की समझ है, और वे देश के बिजनेस को हर्ट करे ऐसा बजट कभी नहीं लाएंगे। और हुआ भी वैसे। उस साल
मिस्टर मधु धनवती ने बिजनेस रिलेटेड काफ़ी अच्छा बजट पेश किया और बजट के पहले मिस्टर झुनझुनवाला का नेट वर्थ 2 करोड़ था और बजट के बाद 5 से 6 महीने में झुनझुनवाला का नेट वर्थ 40 से 50 करोड़ हो गया था। तेजी में सब आ जाते, मंदी में सब भाग जाते, 24 घंटे कौन रहता। सो यू रिक्वायर अ फार मोर मैच्योर एटीट्यूड, राइट, एंड इट्स अ प्रोफेशनल बिजनेस। देखिए, कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं, कीमत में विश्वास रखता हूँ। फिर उन्होंने रेयर एंटरप्राइजेस की स्थापना की, जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और उसमें वो अपने खुद का पोर्टफोलियो भी मैनेज करते थे। मिस्टर झुनझुनवाला ने 2002 और 2003 में टाइटन कंपनी, जो वॉच और ज्वेलरी का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें इन्वेस्ट किया और उस वक्त उन्होंने 4.5 रुपीज़ में वो शेयर्स खरीदे थे और आगे चलकर यही टाइटन कंपनी का शेयर 80 रुपये तक गया था और बाद में वो 30 रुपये तक भी आया था। जब टाइटन कंपनी का शेयर 80 रुपये से 30 रुपये आया तब मिस्टर झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो 300 करोड़ लॉस में आ गया था। उस वक्त मिस्टर झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी के शेयर्स को बेचा नहीं। उन्हें लग रहा था कि ये कंपनी का ग्रोथ अभी होना बाकी है और आज उस कंपनी का शेयर प्राइस 3,400 चल रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग खुश नहीं हो। नहीं, खुश नहीं हो। क्यों? आप लोग खुश तभी होंगे जब हम 4 फैक्ट्री और खोलेंगे। 2005 में मिस्टर झुनझुनवाला ने क्रिसिल के 27 करोड़ के शेयर्स बेच के मुंबई के मलबार हिल में एक फ्लैट खरीदा था और बाद में उन्होंने अच्छे दामों में उसको बेच भी दिया था। उसके बारे में मिस्टर झुनझुनवाला कहते हैं कि अगर वो फ्लैट अभी तक उनके पास होता तो उसका वैल्यू 80 to 90 करोड़ होता, बट क्रिसिल के वो 27 करोड़ के शेयर्स अभी उनके पास होते तो आज उसका वैल्यू 700 से 800 करोड़ होता। मिस्टर झुनझुनवाला अपने गलतियों पे कभी रिग्रेट नहीं करते थे और उससे वे कुछ न कुछ सीखते थे और उनका मानना था इन्वेस्टिंग एक ही तरीके से सीखा जा सकता है और वो है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस गलतियों से ही मिलता है। उनके अनुसार मार्केट सुप्रीम होता है और वो सही या गलत कभी नहीं होता। सही या गलत इन्वेस्टर होता है, मतलब हम होते हैं, और हमें हमेशा अपने गलतियों से सीख के उससे सुधार के आगे बढ़ना चाहिए। जो आदमी अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो शेयर मार्केट में एक नई ऊंचाई पे कभी नहीं जा सकता। मैं ना शेयर मार्केट का तो टाइम से ज़्यादा ताबड़तोड़ डील में विश्वास करता हूँ। अब टाइम को ज़्यादा भाव दिया तो शायद मेरा भाव भी गिर जाए। Everything is going to benefit. Look for good companies. That is the truth. And look for character of the promoters. That is most important. मिस्टर झुनझुनवाला एक लॉन्ग टर्म होल्डर के साथ साथ एक एक्टिव ट्रेडर भी थे। उन्होंने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करके ही अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था और उनका ये मानना है कि ट्रेडिंग करने से वो अलर्ट और एक्टिव रहते हैं। मिस्टर झुनझुनवाला ने अपने इन्वेस्टिंग करियर में बहुत सारे मल्टी बगैर स्टॉक्स ढूंढे थे। उनमें से क्रिसिल, प्राज इंडस्ट्री, टाइटन, लुपिन एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है और ये स्टॉक से कई गुना उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया था। वे कभी भी भारत के ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास रखते थे और वो कोई भी स्टॉक से इमोशनली अटैच नहीं होते थे और ये वे हमेशा दूसरों को एडवाइस देते थे कि हर स्टॉक बेचने के लिए खरीदना होता है और किसी स्टॉक में उन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नज़र आता था तो वो स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड भी करते थे। मिस्टर झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करियर इसलिए नहीं चूज़ किया था कि जिससे उन्हें फेमस होना था या बहुत सारा पैसा कमाना था। वे स्टॉक मार्केट के प्रति बड़े पैशनेट थे और वे उसे इंजॉय भी करते थे, इसलिए उन्होंने ये करियर का चूज़ किया था। At the age of 14, 15, some are interested in airplanes, some are interested in cricket, some are interested in girls. I got interested in the stock market. मिस्टर झुनझुनवाला मूवी प्रोड्यूसर भी बने थे जिसमें उन्होंने इंग्लिश, शमिताब, की एंड का जैसे मूवीज को प्रोड्यूस भी किया था। Nobody can help you better than you. If you do that, you will return back feeling equal. Your friendship will return back. Your life will be beautiful. मिस्टर झुनझुनवाला कई सारे कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए थे और वे इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल माने जाते थे और वे भारत के मोस्ट फेमस और रिस्पेक्टेड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे। और फोर्ब्स के 2002 के रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर झुनझुनवाला का नेट वर्थ $5.5 बिलियन था, मतलब करीबन 45,000 करोड़ के पास था।
मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इंडियन स्टॉक मार्केट के एक सुपरस्टार थे और वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी उन्हें कहा जाता था। वे भारत के स्टॉक मार्केट के एक सुपर स्मार्ट इन्वेस्टर थे। जय हिंद, जय भारत। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ?